Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजवाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. क्लास 11th कॉमर्स के लिए कह रहा हूँ मैं. तो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और लेक्चर नंबर 7 है. और आज हम पढ़ने वाले हैं सारणी के प्रमुख भाग या सारणी के मुख्य भाग, यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ टेबल. मेन पार्ट्स ऑफ टेबल जिसे आप कहते हैं. तो देखिएगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले जो लेक्चर्स वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके. इसलिए देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है सारणी के प्रमुख भाग, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है कि कई बार लोग कंफ्यूजिंग होते हैं कि सर सारणी और सारणी अलग है या क्या है, सारणी कैसे बना दी कि सर लो सब्जेक्ट के यहाँ पे लेके, कॉमर्स वालों को यहाँ पर लेके, नहीं पढ़ने वाले कहाँ पर लेके. तो ये आपके माइंड में प्रश्न उठते रहते हैं कि सर टेबल कैसे बना. तो टेबल कब सीखोगे, जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो क्लियर होगा. तो देखिएगा, सबसे पहला आपके काम है सारणी संख्या. फर्स्ट आपके काम क्या होगा सर, सारणी संख्या. यानी कि जब तक आप सारणी संख्या नहीं दोगे तब तक आपकी सारणी नहीं बनेगी. यानी कि यह सारणी का पहला भाग होता है. यह सारणी का पहला भाग होता है. यानी प्रत्येक सारणी की एक निश्चित संख्या होती है और संख्या देने के उद्देश्य से, संख्या देने का एक उद्देश्य होता है. ठीक है, संख्या देने का उद्देश्य यह होता है कि भविष्य में उस सारणी को प्राप्त किया जा सके और प्रत्येक संस्था में संख्या देने का तरीका अलग अलग हो सकता है. सामान्य तरीके से सारणी संख्या वर्ष होती है. मान लीजिएगा, आपको पता होगा नॉर्मली आप जब भी रिपोर्ट करवाने जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, तो आपकी एफआईआर जब भी दर्ज होती है तो उस समय लिखा जाता है जैसे कि एफआईआर नंबर है 523. अब देखना 523 है तो इसके पीछे ईयर भी लिखे होते हैं कि ये किस ईयर की रिपोर्ट है. ये उसकी क्या होगी, सारणी संख्या. ये उसका एफआईआर नंबर क्या है. यानी कि उसी तरह मैं कह रहा हूं कि कोई भी टेबल है तो सबसे पहला काम होता है कि उस टेबल को नंबर दे दो कि सारणी का नंबर कौन सा है, सारणी का संख्या कौन सी है, ताकि आने वाले समय में फ्यूचर में उस सारणी में कोई भी अगर आपको ढूंढना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. जो भी आपको सारणी चाहिए तुरंत प्रभाव से आपको नंबर टाइप कर दो और आपके पास में वो पूरा बायोडाटा आपकी स्क्रीन पर जाएगा. ये कब होगा, जब आपने सारणी संख्या दे रखी होगी. जब तक सारणी संख्या नहीं होगी तो आप सारणी कर नहीं सकते. सारणी कर दोगे, लेकिन मान लीजिएगा आज 2021 है, ठीक है, 2021 चल रहा है. अब मैंने कह दिया आपको कि 2011 के अंदर चौथी सारणी बताइएगा, 4 नंबर की सारणी रहेगा. तो आप कहोगे कि 4 नंबर की सारणी में कौन सी दिया, हाँ नंबर भी दिए नहीं. तो इससे आपको ढूंढने में समस्या है. इससे अच्छा आप पहले नंबर लिख लो कि 4 है 2011, ये उसकी सारणी संख्या होगी. यदि कोई भी आप टेबल दे दो तो उस टेबल के उपरांत में आपको उसका नंबर देना कंपल्सरी होता है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में बता देता हूं. जब सपोज कीजिएगा, आपको तुरंत इस समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ठीक है, जस्ट सपोज करो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें लिखा हुआ भारत में गरीबी का रुझान, भारत में गरीबी का रुझान, और उसके सामने लिखा हुआ है 4.3, चार्ट नंबर 4.3 दे रखा है. यानी कि जो 4.3 है यही आपके क्या है सर, सारणी नंबर है. यही क्या आपके सारणी नंबर है. आप देख सकते हैं 4.3 यही आपकी क्या है, सारणी संख्या. यानी कि देखो, जब भी सारणी स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि 4.3. तो ये 4.3 क्या है, इस सारणी के नंबर है. यानी कि जो भी टेबल होगी तो उसके ऊपर लिखा होगा 4.3, 4.4, 4.5. तो यही क्या होता है, सारणी संख्या.
अगर मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि चौथे चैप्टर की तीसरी सारणी बताइए, तो आप सीधा नंबर देखोगे 4.3, 4.3 नंबर का है, तो आप उस सारणी को ढूंढने का प्रयास करोगे। ठीक है, चलिएगा बताइए। तो सारणी संख्या आपको समझ में आ गई। सारणी देने का एक उद्देश्य होता है कि वो भी आपको जानकारी जब भी चाहिए, तो जब भी आप टेबल नंबर डालोगे तो उससे आपकी सारी जानकारी आपके पास में आ जाएगी। भले 2021 की जानकारी आप 2050 में चाहिए तब भी आपको मिल जाएगी, और वो कब मिलेगी, जब आपके पास में सारणी संख्या होगी। आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊं। आपने देखा होगा अपने घर का जो पट्टा होता है, ठीक है, पट्टा कॉपी जिसे आप कहते हैं, तो पट्टे कॉपी के ऊपर नंबर होते हैं जिसे आप खसरा नंबर कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, खसरा नंबर, कि भाई तेरा खसरा नंबर कितना है, खसरा नंबर आ जाए तेरी सारी जानकारी आ जाएगी, तेरी सारी जमीन की डिटेल आ जाएगी। तो ये खसरा नंबर क्या है, जैसे कि सारणी संख्या है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है सर सारणी शीर्षक। सारणी शीर्षक क्या होता है? तो सर प्रत्येक सारणी को एक उचित शीर्षक दिया जाता है, और सारणी देखने का शीर्षक ऐसा हो कि उसे पढ़कर सारणी की संपूर्ण विशेषता का ज्ञान हो पाएगा। और सामान्यतः सारणी के शीर्षक को मोटे अक्षर में लिखा जाता है, और सारणी का शीर्षक हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है। यानी कि कोई भी टेबल बनाओगे तो उसके ऊपर हेडिंग्स होना कंपल्सरी है। जब तक हेडिंग्स नहीं होगा, जब तक उस सारणी के ऊपर कोई शीर्षक नहीं दिया जाएगा, तब तक वो सारणी पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगी। वो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उस चैप्टर के ऊपर नाम लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। जैसे कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि आप लोग का प्रस्तुतिकरण, जो व्यक्ति इस चैप्टर का नाम पढ़ेगा तो उसको तुरंत प्रभाव से समझ में आ जाएगा कि इसमें आप लोग के प्रस्तुत के बारे में क्या है। ठीक है, यानी कि हेडिंग्स लेना कंपल्सरी है, वो चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल आपके लिए मैं एक टेबल बता रहा हूं, देखिएगा। अब ये टेबल है, इस टेबल के अंदर देखिए सबसे पहले सारणी संख्या, और उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत में गरीबी में रुझान, भारत में गरीबी में रुझान। तो ये जो भारत में गरीबी में जो रुझान लिखा हुआ है, यही आपकी क्या है सर, भारत में गरीबी रुझान, यही आपकी क्या है, हेडिंग्स है। यानी कि अगर ये लिखा होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि सारणी क्या कहना चाह रही है। अगर भारत में जो गरीबी में रुझान है, अगर ये भी लिखा होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि इस टेबल के अंदर क्या बताना चाह रहे। ठीक है, चलिए सारणी करें। जैसे आपको पता होगा आप एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम, इंग्लिश का पेपर आता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें से आपको कहा जाता है शीर्षक क्या है, हेडिंग क्या है उसका, तो आप कहते हैं कि ऐसा हेडिंग क्या है, आप उस पूरे पैराग्राफ को देखते हैं, पता लगाते हैं कि इस पैराग्राफ में तो ये कहना चाहता है, तो वही एक शॉर्ट शब्द में, एक आधे अक्षर में क्या होता है, वो हेडिंग कहलाता है, जिससे आप शीर्षक कहते हैं। हिंदी के अंदर मैं कहूंगा आपके पास में गद्यांश आता है, और कहते हैं कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर उसका शीर्षक बताइए, तो वही क्या आपके सारणी शीर्षक। ठीक है, नेक्स्ट उप शीर्षक। नेक्स्ट क्या है सर, उप शीर्षक। अब ये उप शीर्षक होता क्या है, तो वो देखना, जब ग्रुपों की संख्या अधिक होती है, जब ग्रुपों की संख्या अधिक होती है, यानी कि जब समूह ज्यादा हो गए, तो उस समय सारणी में शीर्षक के साथ साथ उप शीर्षक का भी उपयोग करते हैं। और सामान्यतः उप शीर्षक को खानों व पंक्तियों में दर्शाया जाता है। जहां तक संभव हो खड़े यानी कि वर्टिकल खानों की संख्या कम होनी चाहिए, और उप शीर्षक जिसे आप कैप्शन कहते हैं, और क्षैतिज या खड़े खानों के अनुशीर्षक स्पष्ट और सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खानों के अंत में योग का खाना भी होना चाहिए। यानी कि कोई भी टेबल बनाओगे तो अंतिम में उसका टोटल भी करो। ठीक है, आपको पता है कि ग्रुपों की संख्या जब ज्यादा होगी तो आप काम कीजिएगा, आपको काम क्या करना है कि भाई खाली और पंक्तियां बना दो और उसकी एक और हेडिंग्स दे दो। जैसे मैंने कह दिया कि 11वीं कक्षा के अंदर करीबन 250 विद्यार्थी, ये मैंने आपको कह दिया। अब 250 की आप लिस्ट बनाने बैठोगे तो कितना समय लगेगा, इससे अच्छा आप काम कर दो, अलग अलग कैटेगरी में बांट लो, कुछ लोगों को आर्ट्स में भेज दो,
कुछ को साइंस में, कुछ को कॉमर्स में, कुछ को साइंस मैथ्स साइंस बायोलॉजी, हर क्लास के अंदर डिवाइड कर दो, यानी कि अलग अलग समूह में बांट दो। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका शीर्षक भी बदलेगा। अब आप कहोगे कि ये 11th कॉमर्स, ये 11th आर्ट्स, ये 11th साइंस, तो ये इसका क्या हो गया, उपशीर्षक। यानी कि जब उसकी सब एंट्री निकलेगी, उस शब्द का और कोई अर्थ निकलेगा, तो वही इसका क्या कहलाएगा, आपके उपशीर्षक। ठीक है, तो वही आपके क्या कहलाएगा, उपशीर्षक। यानी कि आपको पता है कि इस पैराग्राफ को पढ़ते इस शब्द में और भी कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो भी आपके पैराग्राफ हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पर दे देता हूं, देखिएगा इस स्क्रीन के अंदर दे रखा है दो डायग्राम। एक तरफ तो दे रखा है ग्रीकों की संख्या और एक तरफ दे रखा है कुल संख्या अनुपात। तो ग्रीकों की संख्या और कुल संख्या अनुपात ये आपकी क्या है, सब एलिमेंट। यही आपकी क्या दे रखी है, सब एलिमेंट। देखिए भारत में जो गरीबी में जो रुझान लिखा हुआ, भारत में गरीबी में जो रुझान है, ये आपकी क्या हेडिंग्स है, और गरीबों की संख्या है और कुल संख्या अनुपात है, ये आपकी क्या कहलाएगी, सर सब एलिमेंट। यानी कि आपको पता है कि भाई मैंने कह दिया आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, अब इसके अब सब एलिमेंट हो, तो मैं एक होगा सारणी वाला टॉपिक्स, तो ये सारणी का इसका उपशीर्षक है, सारणी का इसका उपशीर्षक कहते हैं, सब एलिमेंट सब कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट करो और फिर मैं आपको आगे और बता रहा हूं, चौथा स्टेप और बता रहा हूं, नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है रेखा खींचना और स्थान छोड़ना। रेखा खींचना और स्थान छोड़ना मतलब आपने सब एलिमेंट दे दिया, सब एलिमेंट देने के बाद में आपको करना है कि लाइन खींचना, कि लाइन आपको कैसे खींचनी है, रो कितनी होगी, कॉलम कैसे होंगे, कहां पर कितना गैप छोड़ना है, कितना स्थान छोड़ना है, कितना डिस्टेंस रखना है लाइनों के बीच में, और इसे मेन जो वेट आप कहते हैं वेटेड लाइन खींचनी है। ठीक है ना, इसको पतली लाइन खींचनी है, इसको मोटी लाइन खींचनी है, इसको कलरफुल करनी है, तो वो सब इसमें होगा रेखाएं खींचनी है। ठीक है, यानी कि सारणी में रेखाएं और स्थान छोड़ने का काफी महत्व है, क्योंकि सारणी की जो सुंदरता है वो इन्हीं पर निर्भर है। सारणी जो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी सारणी दे रही है, वो क्यों आपको अच्छी लगती है, क्योंकि वो उसकी लाइनिंग पर डिफरेंस होता है। अच्छा तरीका तो यह है कि पहले सारणी का ढांचा तैयार करके और उसमें आवश्यक सुधार करके सारणी बनाई जाए, रेखा कितनी खींची जाए और कैसे, स्थान कितना छोड़ा जाए आदि विषय पर निर्भर करती है। मतलब कहां पर कितनी रेखा खींचनी है वो इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग कहते हैं कि सर में 5 का अंतर लो, इससे 6 के अकॉर्डिंग में लाइन खींचो, कि आज से यहाँ पे लाइन खींचनी है कि नहीं खींचनी है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, इस चौथे पॉइंट पर। ठीक है, तो ये सभी आप इस चैप्टर के अंदर देखना है। फिर टिप्पणी, जिसे आप फुटनोट्स कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं सर, फुटनोट। यह सारणी का अंतिम भाग होता है, यह सारणी का अंतिम भाग होता है, जिसे सारणी के नीचे लिखा जाता है और सारणी से संबंधित सभी गणना की जाती है। वो भी आपने टेबल तैयार किए, उस टेबल का मतलब क्या हो, उस टेबल के नीचे लिखा जाएगा, न कि पहले। ठीक है, वो भी आपने सारणी के तो उस सारणी के नीचे लिखी जाएगी उसकी जानकारी, कि भाई 5 से 6 लाइन के अंदर जो भी आपको देनी है वो सारी एड्रेस इसमें होगी, जो भी नोट होगा उसमें डालना है, उसके नीचे लिखना है। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये कहूंगा कि चलो आपकी एक स्क्रीन पर कुछ डायग्राम आपको बता रहा वो देखना। चलिए देखिएगा, आपको इसमें सबसे पहले देखिएगा सारणी संख्या मैंने आपको बताया, एडिक्स दे के बाद में गरीबी में रुझान, सब एडिक्ट में दे के गरीबों की संख्या और कुल संख्या का अनुपात। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट लेयर का लाइन खींची हुई ग्राफ के रूप में आप देख सकते हैं, दोनों लाइनों को अलग अलग कलर से डिनोट किया हुआ है। फर्स्ट ग्राफ के अंदर ब्लैक लाइन भी है और एक रेड कलर से भी है, देख सकते हैं आप अच्छे से दे रखा है ना, आप देख सकते हैं इसको ब्लैक कलर से, जबकि इसको पिंक कलर से शो किया हुआ है। और नीचे देखो स्क्रॉल लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है
आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 वित्त मंत्रालय भारत सरकार। इस फुट नोट डालो हुआ के लिए है, फुट नोट्स आपके डालो हुआ मतलब 2011-12 का दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग कहां से लिया हुआ? वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये कहां लिखा जाएगा? इसके नीचे लिखा जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा टिप्पणी मतलब ये जो आपने तैयार किए, इस तैयार जो किए इसकी जानकारी नीचे देनी होगी आपको। ठीक है, यानी कि देख सकते आप यहाँ पर कितना गैप छोड़ा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको। चलो मैं डायग्राम और बता रहा हूँ। चलिएगा इस डायग्राम के अंदर देखना, इस डायग्राम के अंदर आपको क्या बता रहा है? ग्राफ दे रखिए, बिल्कुल दे रखिए, आप देख सकते हैं। देखिएगा इस कोई एक दे रखा आपको गहराई से और एक दे रखे थोड़े फीके कलर में। ठीक है, यानी कि जो गहराई से वो 2011 वाला को डिनोट करते हैं और जो थोड़े से फीके कलर है वो 1973 से 74 में दे रखा है और इसके नीचे दे रखी इसकी कुछ जानकारी है। ठीक है, चेक बता दी। नेक्स्ट आंकड़ों का स्रोत, तो टिप्पणी आपको समझ में आ चुकी होगी। टिप्पणी कहाँ लिखी जाएगी? सारणी के नीचे। जो आपने सारणी बनाई है, जो आपने टेबल बनाई है, उस टेबल के नीचे लिखा जाएगा। ये टेबल है, इस टेबल के नीचे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आंकड़ों का स्रोत, ठीक है, सोर्सेस ऑफ डाटा। तो संकलित समूहों के उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए यह उचित है कि सारणी के अंत में नीचे उनके स्रोत का उल्लेख कर दे, ताकि यदि कोई अशुद्धि हो तो उसको सुधारा जा सके और अधिक व्यापक अध्ययन किया जाता है। अर्थात सारणी में उपयोग किए गए संबंध कहां से लिए गए हैं, स्रोत लिखा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, उस एग्जांपल को अच्छे से देखना है। चलिए आपके स्क्रीन पे वो सारणी दे रखी है, इस सारणी को देखो। इस सारणी के नीचे लिखा हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 वित्त मंत्रालय भारत सरकार दे रखा है। इस सारणी का मतलब ये है, आपको कह रहा है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े कहां से दिए हुए सर? तो ये आपके आंकड़े वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गए। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 फाइनेंस ऑफिसर मिनिस्टर है, बात से दिया गया सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी प्रकार से मैं दूसरा डायग्राम आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है, ये आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड, बिहार के साथ में झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ के आंकड़े दे रखे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से दे रखा है। अगर आपको कोई भी इसमें जानकारी चाहिए तो कोई भी देखना है कि ये जानकारी कहां से है, तो इसके नीचे जब भी आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस क्या कहना चाह रहा है इस स्रोत के बारे में, कि जानकारी कहां से ली गई। हाँ, निकी जो आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल के नीचे लिखा जाता है कि उपयुक्त संबंध राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, तो वो क्या है? स्रोत। स्रोत का मतलब है जो आपने जानकारी प्राप्त की है वो जानकारी कहां से आपने एकत्रित की है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं सबसे पहला आपका काम क्या होगा? टेबल नंबर दे दो, सारणी संख्या, फिर टाइटल्स ऑफ द टेबल, सारणी का शीर्षक क्या है और उसके कॉलम हो गए। यानी कि ये वाले क्या है? कॉलम। ये क्या कहलाएगी सर? कॉलम। और ये वाले क्या कहलाएगी? आपकी रो। ये आपकी क्या है? रो, यानी कि पंक्तियां। ये वाले आपकी क्या है? पंक्तियां। और ये वाले आपके कॉलम है। ठीक है, सबसे पहले सारणी का सारणी संख्या, फिर सारणी का शीर्षक दे दो कि उसकी हेडिंग्स क्या, उसकी टाइटल्स क्या देना आपको, उसके बारे में आपको कह रहा हूं। ठीक है, फिर देखो कैप्शन, उपशीर्षक, उपशीर्षक, निक बॉडी ऑफ द टेबल। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कोई उसका छोटा सा या कोई दूसरा टाइटल और निकल रहा है तो वो आपको उपशीर्षक के अंदर लगाना। अब मैंने जैसे कह दिया कि मैंने कह दिया आपको कि आज हिंदी दिवस है, तो इसका टाइटल कह दिया हिंदी दिवस। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं।
कि वर्तमान समय में नारी शिक्षा का अपमान हो रहा है, नारी शिक्षा है वो पिछड़ती जा रही है, ठीक है। तो इस पर सीधी सी बात होगी, देश बेटी बचाओ देश बचाओ, ये इसका आइडिया। अब किसी ने कह दिया नारी शिक्षा, ठीक है, ये इसका ओपिनियन हो गया। फिर नीचे टोटल लर्निंग कंपल्सरी होती है, जो आपने लैंग्वेज के नीचे आपको क्या करना है, टोटल योग करना, वीआरटी कंपल्सरी होता है। और इसके नीचे फुट नोट नोट डालो और रिसोर्सेज है जो स्रोत है कि ये जो जानकारी आप भर रहे हैं, ये जानकारी आपने कहां से प्राप्त की है, ये जो जानकारी प्राप्त की है, ये जानकारी आपने कहां से एकत्रित की है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो आज का इस चैप्टर को मैं यही क्लोज कर रहा हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सारणी के मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो सारणी की संख्या, दूसरा होता है सारणी शीर्षक, तीसरा उपशीर्षक, चौथा होता है रेखा मिलाना और खींचना, ठीक है। पांचवा टिप्पणी और छठा है वो आंकड़ों का स्रोत, ठीक है। तो ये 6 मुख्य भाग है जो आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि सारणी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में, ठीक है। ओके बाय।